हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरो आफियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही बेहतर अंदाज में चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे थ्रू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एंटर होना चाहते हैं। तो करंट इवेंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि आजकल हम देखते हैं जो पेपर्स अब फ्रेम किए जाते हैं उनमें करंट इवेंट्स ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसी को देखकर हमने ये सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट की है जिसमें हम मंथली करंट इवेंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे थ्रू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं एंड अक्टूबर मंथ में जो इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स अकर हुए हैं उन पर हमने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। तो आप ये सेशन ज़रूर एंड तक देखोगे एंड आपने इस सेशन को लाइक भी करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए इसी तरह इम्पॉर्टेंट सेशंस लेकर आया करेंगे ऑन इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, Which country became Asia's third most powerful nation according to the power index? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे, उसके बाद हम डिटेल्ड डिस्कशन के साथ आपको अच्छे से समझाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है इंडिया, ऑप्शन नंबर बी पर है जापान, ऑप्शन नंबर सी पर है चाइना एंड ऑप्शन नंबर डी पर है साउथ कोरिया। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एशिया थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन कौन सा रहा है एज पर द एशिया पावर इंडेक्स 2024। सो आपने याद रखना है एज पर एशियाज पावर इंडेक्स 2024 एशिया की थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन रहा है हमारा इंडिया। सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना है। नाउ लेट अस हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस इंडेक्स। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, पेन डाउन करना है, ये जो एशिया पावर इंडेक्स है ये एक इंस्टीट्यूट लॉन्च करता है जो है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इंस्टीट्यूट एंड इस इंस्टीट्यूट का नाम है लोवी इंस्टीट्यूट। याद रखोगे, आई एम गोइंग टू रिपीट, एशिया पावर इंडेक्स को रिलीज करता है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है लोवी इंस्टीट्यूट एंड ये लोवी इंस्टीट्यूट किस कंट्री का इंस्टीट्यूट है? ये है ऑस्ट्रेलिया का इंस्टीट्यूट एंड इस इंडेक्स में कुछ इंडिकेटर्स को मेजर किया जाता है एंड इन्हीं इंडिकेटर्स की बुनियाद पर एक कंट्री को रैंक दिया जाता है। सबसे पहला इंडिकेटर है इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ये देखा जाता है किस कंट्री में कितना ज़्यादा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितने हैं वो देखा जाता है। सेकंड, एक कंट्री की मिलिट्री कैपेबिलिटी देखी जाती है, किस कंट्री की मिलिट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट देखा जाता है डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, एक पर्टिकुलर कंट्री का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस कितना है ऑल ओवर वर्ल्ड में। कल्चरल रिसोर्सेज देखे जाते हैं एंड कल्चरल रिचनेस देखी जाती है एंड नेक्स्ट फ्यूचर रिसोर्सेज देखे जाते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री की। आफ्टर मेजरिंग दीज इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स एक कंट्री को रैंक दिया जाता है। तो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। चलो अब हम देखते हैं इंडिया की रैंक। तो इंडिया की रैंक अब ज़रूर याद रखोगे, पूछा जा सकता है। इंडिया की रैंक है इन एशिया पावर इंडेक्स 2024 थर्ड एंड इंडिया ने इस साल जापान को सरपास किया है, यानी इंडिया जापान से आगे आया है इस इंडेक्स में, ये आपको याद रखना है। चलो अब हम कुछ मोस्ट पावरफुल नेशंस देखेंगे एज पर एशिया पावर इंडेक्स। सबसे पहली कंट्री जिसको फर्स्ट रैंक मिली है यानी जो बनी है दुनिया की वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्री वो है यूएसए। तो आप याद रखोगे यूएसए क्या बनी है? वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्री। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर जो कंट्री आई है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो है चाइना। तो चाइना इज द सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री, इंडिया इज द थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री एंड जापान को फोर्थ रैंक मिली है इन एशिया पावर इंडेक्स 2024। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी डाउट है, उसे अच्छे से समझ में ना आया हो, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप दोबारा इस वीडियो को प्ले करें। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which company recently won a contract to manufacture made in India bullet trains?
बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट चला है हमारी कंट्री में। हमारी गवर्नमेंट ने एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है टू स्टार्ट बुलेट ट्रेन्स इन आवर कंट्री, एंड इन्हीं बुलेट ट्रेन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक बिड की गई, एंड इस बिड को जीता है एक कंपनी ने। एंड इसी पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी ने लिया है, एंड ये कंपनी क्या करेगी, ये बुलेट ट्रेन्स बनाएगी, बुलेट ट्रेन्स को मैन्युफैक्चर करेगी इन आवर ओन कंट्री। एंड आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है, किस कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट जीता है। ऑप्शन नंबर ए पर है BEML, ऑप्शन नंबर बी पर है इरकॉन, ऑप्शन नंबर सी पर है BHEL, ऑप्शन नंबर डी पर है हॉल। तो याद रखोगे आप, ये जो बुलेट ट्रेन्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जीता है, ये जीता है BEML कंपनी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब हम डिटेल्ड डिस्कशन देखेंगे एंड मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है एंड ये जो कंपनी है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये हम देखेंगे। देखो याद रखोगे, अब तक आज तक इंडिया में कोई भी बुलेट ट्रेन नहीं चल रही है जो इंडिजिनसली बनाई गई है इन आवर ओन कंट्री। तो सबसे पहली बुलेट ट्रेन जो हमारी कंट्री में चलाई जाएगी उसको मैन्युफैक्चर करेगी एक कंपनी जिसका नाम है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। क्या है इस कंपनी की फुल फॉर्म? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। एंड इसी कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट जीता है कि मैं बुलेट ट्रेन यहाँ पर बनाऊंगी। तो ये आपको याद रखना है। एंड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस बुलेट ट्रेन विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। एंड इसमें जो कॉस्ट आएगा वो है 866.87 करोड़, ये आपको याद रखना है। एंड इस कॉस्ट के साथ ये जो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है ये 2 बुलेट ट्रेन को मैन्युफैक्चर करेगी। एंड हर एक बुलेट ट्रेन के कितने कोचेस होंगे? 8 कोचेस होंगे, ये आपको याद रखने, जो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इन लेमन लैंग्वेज, जिनको हम छोटे छोटे डब्बे कह सकते हैं। तो एक ट्रेन में 8 कोचेस होंगे यानी 8 डब्बे होंगे, ये आपको याद रखना है। मैं उम्मीद करूंगा मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको ये भी याद रखना है, ये जो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कंपनी है जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये है किस स्टेट में? ये है हमारे कहां पर? ये आपको याद रखना, कर्नाटका में। एंड यहां पर एक इसके हेडक्वार्टर से बेंगलुरु में। किसके हेडक्वार्टर से? बेंगलुरु में। इसी कंपनी के भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के हेडक्वार्टर्स कहां पर है? बेंगलुरु में। एंड यही कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ये वर्क करती है अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री। ये आपको याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैं यहां पर आपको यहीं पर रटवाना चाहता हूं कि याद रखो, वरना कल को फिर पछतावा होगा अगर आप आज अच्छे से याद नहीं रखोगे। आपको पूछा जाएगा बताओ जो हमारी कंपनी है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ये किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज? आप वहां पर देखो कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ ये रेलवेज के अंडर काम कर सकती है, रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर ये हो सकती है। तो याद रखना है ये है अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री। यही कल को कैच बनेगा आपके लिए अगर आप आज कॉशियसली मेरी हर एक बात को पेन डाउन नहीं करोगे। चलो मैं उम्मीद करूंगा मेरे स्टूडेंट्स को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 23rd SCO समिट? SCO की फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो 23rd SCO समिट हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट 2024 किस कंट्री ने होस्ट की है? तो याद रखोगे डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ऑप्शन पर हमें इंडिया मिला है, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन नंबर सी यूके एंड ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। याद रखोगे 23rd SCO जिसमें हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीट करेंगे, ये जो समिट कंडक्ट की गई ये की गई पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। देखो डियर फ्रेंड्स, आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर पॉइंट्स में पूछे जाते हैं, फिर ऑप्शन दिए जाते हैं क्या A एंड B इज करेक्ट, B एंड C इज करेक्ट और ऑल और करेक्ट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डिटेल्ड डिस्कशन लाई है ताकि कल को अगर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे
इन अ पॉइंटिंग मैनर, तो आप हर एक पॉइंट को अच्छे से रीड आउट करोगे एंड हर एक पॉइंट को आप अच्छे से आंसर करोगे जब आपने डिटेल्ड डिस्कशन की होगी हर एक करंट इवेंट के ऊपर। दैट्स वाई आई हैव मेड दीज सेशंस आर वेरी फ्रूटफुल टू यू, सो आपने ये सेशंस अटेंटिवली कंडक्ट करने हैं। चलो अब हम अच्छे से देखो, अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, बस यू हैव टू बी अटेंटिव व्हाइल आई एम डिस्कसिंग। तो याद रखोगे जो हमारी 23rd SCO समिट जिसमें हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीट किए हैं, ये कंडक्ट की गई पाकिस्तान इस्लामाबाद में। एक पॉइंट नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, ये कंडक्ट की गई फ्रॉम 15th एंड 16th अक्टूबर 2024, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इस 23rd SCO समिट जिसमें हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट ने मीट किया है, इसको चेयर किया है शहबाज शरीफ ने, एंड शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के पीएम। प्रेजेंट में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है वो है शहबाज शरीफ, एंड इसी शहबाज शरीफ ने ये जो 23rd SCO हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट समिट है इसको चेयर किया है, ये आप याद रखोगे। एंड हमारी कंट्री इंडिया की तरफ से इस समिट में कौन गए थे ये आपको याद रखना, ये पूछा जा सकता है, आपको कल को पूछा जा सकता है। 23rd SCO हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट समिट जो कंडक्ट की गई पाकिस्तान में, वहां पर पीएम मोदी गए थे, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर पीएम मोदी नहीं गए थे, यहाँ पर हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गए थे जिनका नाम है एस जयशंकर, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ये जो SCO है यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड हम इसी पर अब डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है, ये जीके में इंक्लूड होता है, जो आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट, ये जो SCO है यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये शेयर करती है वर्ल्ड की पॉपुलेशन 42%, ये आपको याद रखना है। SCO includes 42% of the world's total population and 23% of world's GDP, and it shares 24% of the world's total area, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, जो इसी साल SCO समिट कंडक्ट की गई कजाकिस्तान में, याद रखोगे यहां पर, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। ये जो 23rd SCO समिट है इसमें हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीट किए हैं, लेकिन SCO की जनरल समिट जो कंडक्ट की गई इसी साल वो कंडक्ट की गई कजाकिस्तान में, ये भी आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। चलो अब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे SCO को, कब ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की गई, कौन कौन सी कंट्री इसके मेंबर्स है, ये हम अच्छे से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, SCO की फुल फॉर्म शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसी SCO के हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में हमें देखने को मिलते हैं। एंड आज कल इस SCO के टोटल 10 मेंबर्स हैं जिनमें आपको 3 कंट्रीज याद रखने हैं। कौन कौन सी? चाइना भी है, इंडिया भी है एंड पाकिस्तान भी है, ये आपको याद रखना है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, these are the countries which are sharing border with each other and these all 3 countries are the members of SCO। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले आप ये 3 याद रखोगे, इसके बाद आपने तान वाली कंट्रीज याद रखनी है। सबसे पहले कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बट हियर आपको ये याद रखना है यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान नहीं है। देखो जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ है, जो 5 कंट्रीज़ इंक्लूड की जाती है इन सेंट्रल एशिया, उनमें तान वाली हर एक कंट्री है, बट देयर इज़ ओनली वन एक्सेप्शन, दैट इज़ तुर्कमेनिस्तान, इसमें मेंबर नहीं है, ये आपको याद रखना है। बाकी कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है एंड रशिया है एंड ईरान है, एंड इसी साल बेलारूस भी इसका मेंबर बना है एज 10th मेंबर, ये आपको याद रखना है, ये भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप याद रखोगे। बेलारूस हैज़ बिकम द 10th मेंबर ऑफ SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ये SCO इसकी फॉर्मेशन कब की गई थी, तो याद रखोगे आप, ये जो SCO है यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1996 में, ये आप याद रखोगी। एंड तब इसे एज अ एस्टैब्लिश किया गया शंघाई 5। किस नाम से एस्टैब्लिश किया? शंघाई 5, क्योंकि इसमें तब ओनली 5 कंट्रीज ही थे। तो वो कौन कौन सी थी वो भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। चाइना,
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। एंड फिर 2001 में उज़्बेकिस्तान ने भी इसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया एंड पाकिस्तान ओरिजिनली इसके मेंबर्स नहीं थे। ओरिजिनली एससीओ को कहा जाता था शंघाई 5, क्योंकि इसमें at the time of its establishment, at the time of its formation, there were only 5 countries as its members, जो मैंने आपसे कहे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया है 2001 में, एंड इंडिया एंड पाकिस्तान ने मिलकर किया था ज्वाइन 2017 में। ये आपको याद रखना है। ये स्टैटिक जीके है रिगार्डिंग एससीओ जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, एंड यहाँ पर आप मैप पर इन सारी कंट्रीज़ को लोकेट कर सकते हैं जो है मेंबर्स ऑफ एससीओ। आई होप कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रहे होंगे, आपने अच्छे से इनको समझा होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको हर एक पॉइंट यहीं पर अच्छे से याद रहे, कन्फ्यूजन रहने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता हूँ, ये मेरी कोशिश रहती है। आई होप कि आप ज़रूर ये वीडियो लाइक भी करोगे एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करोगे। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ आप सबकी सिलेक्शन हो जाए, किसी की आज किसी की कल, बस आपने हार्डवर्क को नहीं छोड़ना है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 विच कंट्री होल्ड्स द टॉप पोजीशन? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इस पर भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमसे पूछा गया है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो रिपोर्ट आया है, इसमें किस कंट्री ने टॉप पोजीशन हासिल की है? ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है इंडिया एंड ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है सिंगापुर। तो आपने याद रखना है एज पर द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 इसमें टॉप पोजीशन हासिल की है ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड ने। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। नाउ अब हम देखेंगे वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो ये रिपोर्ट है इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? तो याद रखोगे IMD, एंड IMD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग? ये है हमारी IMD। IMD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये आपको याद रखना है। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिलीजिंग वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, एंड एज पर द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2024 स्विट्जरलैंड ने टॉप पोजीशन हासिल की है। हमारी इंडिया को इसी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में रैंक मिली है 58th। ये आपको याद रखना है। कौन सी रैंक मिली है इंडिया को? 58th रैंक। एंड जो टॉप कंट्रीज है वो है स्विट्जरलैंड, ये मैंने अभी आपसे कहा। एंड सेकंड पोजीशन मिली है इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में सिंगापुर को। ये आपको याद रखना है। ये दो कंट्रीज आप याद रखोगे, साथ में आपने याद रखना है हमारी इंडिया की रैंक। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेयर वाज इंडियाज फर्स्ट बायोपॉलीमर फैसिलिटी रिसेंटली इनॉग्रेटेड? देखो ये जो हमारा बायोपॉलीमर है इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है ये आप जानो। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये होता है इको फ्रेंडली। क्या होता है डियर फ्रेंड्स? इको फ्रेंडली होता है ये बायोपॉलीमर। दैट इज व्हाई आवर गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोपॉलीमर। ये आपको याद रखना है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। चलो पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम अच्छे से बायोपॉलीमर के ऊपर नज़र डालेंगे एंड मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश भी करूंगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हेयर वाज इंडियाज फर्स्ट बायोपॉलीमर फैसिलिटी इनॉग्रेटेड? कहाँ पर इंडिया में पहली बायोपॉलीमर फैसिलिटी यानी जहां पर बायोपॉलीमर को मैन्युफैक्चर किया जाएगा ये कहां पर इनॉग्रेट किया गया? ऑप्शन नंबर ए मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई एंड ऑप्शन नंबर डी पुणे। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पुणे। ये आपको याद रखना है। देखो डियर फ्रेंड्स, जब तक आप खुद से क्वेश्चन का आंसर नहीं करोगे तो आप याद रखोगे, आप अगर यहाँ पर चीटिंग करोगे, चीटिंग मतलब मैंने यहाँ पर डिस्कस भी करके रखा है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर भी मैंने रखा है। अगर आप ये देखोगे ये डिटेल्ड डिस्कशन मैंने जो हर स्लाइड पर दी है
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे इस पर नज़र दौड़ाओगे। आपने क्वेश्चन देखा है, अगर आपने करंट इवेंट्स पढ़े हैं तो आप आंसर करने की कोशिश करो, अगर ना भी पढ़े हैं तो फिर भी आपने गेस करना है एंड आपने ये देखना है क्या मैं वाइज गेस कर पा रहा हूँ, क्या मैं अपने क्वेश्चन के आंसर पर जा पा रहा हूँ या नहीं। लेकिन अगर आप चीट करने बैठोगे, खुद से यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करोगे एंड फिर आंसर भी दोगे या खुद से ऐसे ही देखोगे ये डिटेल्ड डिस्कशन जो मैंने दी है, तो इसका मतलब ये है कि आप सीखने नहीं आए हो। तो आपने सीखना है, यहाँ पर आपने खुद से वाइज गेस करके क्वेश्चन पर जाना है एंड जब मैं फिर आपको यहीं से आंसर कहता हूँ तो आपने फिर देखना है क्या मेरा ये क्वेश्चन सही है या नहीं। अगर मेरा ये क्वेश्चन सही है तो वेल एंड गुड, अगर मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो ये क्वेश्चन मुझसे क्यों गलत हुआ है, बस उस पर आपने वर्कआउट करना है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपने गलत नहीं करना है, आपने हर एक क्वेश्चन का आंसर सही करना है, इसी से आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। चलो ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे। चलो अब हम देखते हैं। तो मैंने अभी कहा कि इंडिया का पहला बायोपॉलीमर फैसिलिटी ये पुणे में बनाई गई है। तो अब हम देखेंगे इन अ डिटेल्ड डिस्कशन कहाँ पर ये फैसिलिटी बनाई गई है एंड क्या है इस फैसिलिटी का फ़ायदा। चलो याद रखोगे आप, इंडिया की पहली बायोपॉलीमर फैसिलिटी जहां पर बायोपॉलीमर को मैन्युफैक्चर किया जाएगा ये एस्टेब्लिश किया गया जजूरी पुणे में। कहां पर? जजूरी पुणे में। ये आप याद रखोगे, इन शॉर्ट आप पुणे याद रखोगे। एंड ये जो इंडिया की पहली बायोपॉलीमर फैसिलिटी है, इसको जिस कंपनी ने, इसको जिस इंडस्ट्री ने एस्टेब्लिश किया है, उस इंडस्ट्री का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्री है? प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इंडिया की पहली बायोपॉलीमर फैसिलिटी इनॉग्रेट की है। क्या है इसका पर्पज? इसका पर्पज है टू ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल प्लास्टिक्स टू इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स। जो मैंने अभी कहा, ये जो इनिशिएटिव लिया जाता है ये इसीलिए लिया जाता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, इसीलिए ये इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है इसमें क्या किया जाएगा, इसमें हमारे ट्रेडिशनल प्लास्टिक को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स। अब हम देखेंगे ये बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं। तो याद रखोगे बायोपॉलीमर्स और नेचुरल पॉलीमर्स जिनको डिराइव किया जाता है फ्रॉम रिन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्सेस। एंड ये रिन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्सेस कैसे सोर्सेस होते हैं? देखो, रिन्यूएबल जिनको रिन्यू किया जा सकता है, एंड ये बायोलॉजिकल है यानी ये हम ऐसे सोर्सेस से लाते हैं जिनकी लाइफ होती है, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल एंड ये जो रिसोर्सेज है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ये इंक्लूड करते हैं प्लांट्स, यानी हम बायोपॉलीमर्स को कहाँ से डिराइव करते हैं? प्लांट्स से, एनिमल्स से एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स से। यहाँ पर आप देखो डियर फ्रेंड्स, प्लांट्स भी क्या है? लिविंग थिंग्स। एनिमल्स भी क्या है? लिविंग है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स भी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है। दैट्स वाई हमने इनको नाम दिया है बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। एंड यहाँ पर आपको याद रखना है कुछ एग्जाम्पल्स भी दी गई है बायोपॉलीमर्स की, वो है पॉलीलैक्टिक एसिड एंड दूसरा है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कनोट्स। ये आपको याद रखना है। देखो एग्जाम्पल्स दी गई, आप इनको याद नहीं रख सकते हो, लेकिन याद आपको ये रखना है कि इंडिया की पहली बायोपॉलीमर फैसिलिटी इनॉग्रेट की गई जजूरी पुणे में। एंड इस को जिस कंपनी ने इनॉग्रेट किया है उस कंपनी, उस इंडस्ट्री का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज। ये आपको याद रखना है। एंड ये जो बायोपॉलीमर है ये है नेचुरल सब्सटेंस जिसको हम डिराइव करते हैं फ्रॉम रिन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्सेज जिनमें है प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ये आपको याद रखना है। देखो अगर कल को पेपर टफ बनाया जाएगा तो ऐसे फिर बनाया जाता है, आपसे कहा जाएगा दीज बायोपॉलीमर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपने याद रखना है दीज बायोपॉलीमर्स आर नॉट कमिंग फ्रॉम द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दे आर कमिंग फ्रॉम द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दैट इज वाई रिन्यूएबल सोर्सेज, दैट इज वाई कि ये जो स्टेप लिया गया है इसका मेन पर्पज है टू ट्रांसफॉर्म द ट्रेडिशनल प्लास्टिक्स टू इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स। लोगों को हम प्लास्टिक्स को यूज़ करना अवॉइड करवाएंगे एंड हम यूज़ करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट स्टेजेस पर हम यही यूज़ करेंगे। क्या है? इनको क्या नाम दिया जाता है? बायोपॉलीमर्स। बायो मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये आपको देखो नाम से आपको पहचाना होता है। बायो मीन्स दे आर कमिंग फ्रॉम द लिविंग थिंग्स। ये आपको याद रखना है, लिविंग सोर्सेज से ये आते हैं। एंड यही
फिर इसी तरह से आप क्वेश्चंस में भी अच्छे से आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बस आपको ये याद रखना है इनको यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है इन बायोपॉलीमर्स को। पैकेजिंग में, जो मैंने अभी कहा कि कैरी बैग्स, अब इन्हीं बायोपॉलीमर्स को यूज़ किया जाएगा, एंड टेक्सटाइल्स में एंड एग्रीकल्चर में एंड डिफरेंट सेक्टर्स में इनको यूज़ किया जाएगा। एंड मेन पर्पज़ है टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, जिसको हमने काफ़ी हद तक पोल्यूट किया है। अब इसी पोल्यूशन को कम करने के लिए हम ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु रिसेंटली टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो ये सबको पता ही होगा। लेट मी हैव आंसर ओनली हियर। उमर अब्दुल्ला बने हैं हमारे करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब हम देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करेंगे जो आपको याद रखने हैं। जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है। क्या है डियर फ्रेंड्स? एक यूटी है। एंड इस यूटी के दो कैपिटल्स है। एक है विंटर कैपिटल जिसको हम जम्मू कहते हैं, एक है समर कैपिटल जिसको हम श्रीनगर कहते हैं। एंड प्रेजेंट में जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा इज द करंट एलजी ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड करंट सीएम हमने अभी देखा उमर अब्दुल्ला, जो बिलोंग करते हैं जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को। ये आपको याद रखना है, ये इनकी पार्टी है। एंड आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तब से जम्मू एंड कश्मीर को क्या दर्जा दिया गया है? यूटी बनाई गई है। ये जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एक स्टेट हुआ करता था। इस स्टेट को डिमोट करके क्या बनाया गया? इसको यूटी बनाया गया आफ्टर द रिमूवल ऑफ द आर्टिकल 370, जिसको रिमूव किया गया इन 2019। ये आपको याद रखना है। तब से हमारी जो ये स्टेट है तब से ये एज अ यूटी वर्क करती है अंडर द यूनियन ऑफ इंडिया। एंड आपको याद रखना है आर्टिकल 163 में लिखा है कि Council of Ministers with the Chief Minister as the head to aid and advise the governor। देखो आर्टिकल 163 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक स्टेट में एंड एक यूटी में क्या होना चाहिए? चीफ मिनिस्टर होना चाहिए विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो एड एंड एडवाइज करेंगे किसको? गवर्नर को। ये आपको याद रखना है। एंड आर्टिकल 164 में लिखा है कि अपॉइंटमेंट होगा सीएम का एंड अदर मिनिस्टर्स का एक स्टेट में एंड एक यूटी में। ये आपको याद रखना है। ये आपको और इंफॉर्मेशन दी गई है ताकि आप याद रखोगे। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कई सारे आर्टिकल्स में भी आया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इंडिया की क्या रैंक रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कि रिलीज़ किया गया इसी साल? तो आपने इंडिया की रैंक याद रखनी है। इंडिया की रैंक है 105। कौन सी रैंक है इंडिया की? इंडिया की रैंक है 105वीं रैंक मिली है इंडिया को। आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारी कंट्री में कितना हंगर है। सबसे पहला अब हम अच्छे से देखेंगे ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करती है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज़ करती है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम नाम देते हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फे। ये ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मिलकर। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फे इज द ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिलीजिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स एवरी ईयर। तो जो 2024 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है इसमें इंडिया को रैंक मिली है 105th। ये आपको याद रखना है। इट मीन्स कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हंगर है। याद रखोगे। टॉप कंट्रीज आपको याद रखनी है। बेलारूस ने टॉप किया है, यानी एज पर दिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 बेलारूस में जीरो हंगर है। क्या है? जीरो हंगर। नेक्स्ट सेकंड पोजीशन मिली है बोस्निया को, थर्ड पोजीशन चिली एंड फोर्थ पोजीशन चाइना को। वर्स्ट कंट्री जो है जहां पर टोटली हंगर है। क्या है डियर फ्रेंड्स? टोटली हंगर, यानी कि पेट भर खाने को कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पर है सोमालिया। सोमालिया क्या है? वर्स्ट परफॉर्मर। सोमालिया में बहुत ही ज़्यादा हंगर है, बहुत ही ज़्यादा भूख है सोमालिया में। ये आपको याद रखना है। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से, इंपॉर्टेंट इवेंट से जो न्यूज़ में ज़्यादातर रहते हैं एंड इन्हीं पर क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है कौन से इंडिकेटर्स है जिसके तहत एक कंट्री को रैंक दी जाती है, किस कंट्री में कितनी भूख है, यानी एक कंट्री में किस रैंक, एक कंट्री को अगर रैंक मिलती है इन अ ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो क्या देखा जाता है?
क्या नापा जाता है, क्या मेजर किया जाता है, फिर एक कंट्री को रैंक मिलती है कि इस कंट्री में पॉपुलेशन अच्छे से खा नहीं पीती, इस पर्टिकुलर कंट्री में एक पॉपुलेशन को अच्छे से खाने को नहीं मिलता, क्या देखा जाता है। चलो अब हम यही देखेंगे। देखो, इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसमें 4 मेन इंडिकेटर्स आपको याद रखने हैं। एक है अंडर नरिशमेंट, क्या है, एक इंडिकेटर क्या है, अंडर नरिशमेंट। नेक्स्ट इंडिकेटर क्या है, चाइल्ड स्टंटिंग। थर्ड इंडिकेटर क्या है, चाइल्ड वेस्टिंग। फोर्थ इंडिकेटर क्या है, चाइल्ड मोर्टालिटी। अब हम देखेंगे डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, कई सारी पेपर्स में मैंने देखा है पूछा जाता है व्हाट इज चाइल्ड स्टंटिंग। तो चाइल्ड स्टंटिंग क्या है, एक बच्चे की जब लो हाइट होगी फॉर एज, यानी किसी पर्टिकुलर एज में एक बच्चे की हाइट क्या होनी चाहिए, उसकी एज क्या रहती है, सॉरी उसकी जो हाइट क्या रहती है वो कम रहती है। यानी एवरेज देखा जाता है कि अगर 15 ईयर्स का कोई बच्चा है, उसकी मान लो हाइट 4 फीट की होनी चाहिए, लेकिन उसकी हाइट 4 फीट नहीं है एट द एज ऑफ 15 ईयर्स, उसकी हाइट क्या है, मान लो उसकी हाइट 2 फीट ही है, तो इसका मतलब है ये है चाइल्ड स्टंटिंग। यानी एक बच्चे की हाइट क्या रहती है, कम रहती है एज पर हिज एज, यानी किसी पर्टिकुलर एज में एक बच्चे की जो हाइट होनी चाहिए वो नहीं होती, उसकी हाइट शॉर्ट रहती है, एंड इसी को नाम दिया जाता है चाइल्ड स्टंटिंग। एंड ये चाइल्ड स्टंटिंग इज द रिजल्ट ऑफ हंगर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग क्या है, जब किसी बच्चे का वेट लो रहता है फॉर हिज हाइट, किसी बच्चे की हाइट बहुत ज़्यादा है लेकिन जो उस हाइट में उसका वेट होना चाहिए वो उससे कम रहता है, एंड इसी को कहा जाता है चाइल्ड वेस्टिंग, ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट चाइल्ड मोर्टालिटी देखी जाती है कि कितने बच्चे मर जाते हैं, कब तक, एट द एज ऑफ 5 ईयर्स, यानी अपने 5 सालों में पहुंचने से पहले एक बच्चे की डेथ होती है, ये आपको याद रखना है, इसी को हम चाइल्ड मोर्टालिटी कहते हैं। एंड आप याद रखोगे ये जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें 4 इंडिकेटर्स होते हैं। एक है अंडर नरिशमेंट, नेक्स्ट है चाइल्ड स्टंटिंग, थर्ड है चाइल्ड वेस्टिंग, फोर्थ है चाइल्ड मोर्टालिटी, यानी कितने बच्चों की मौत होती है 5 सालों तक पहुंचने से पहले, ये आपको याद रखना है। दीज आर द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। देखो आपको शॉर्ट में इंडिकेटर्स याद रखने हैं, एंड आप ये याद रखिए चाइल्ड स्टंटिंग क्या है, चाइल्ड वेस्टिंग क्या है, नेक्स्ट चाइल्ड मोर्टालिटी आपको इजी से समझ में आ जाएगा। एंड अंडर नरिशमेंट, जब एक बच्चे को अच्छे से खिलाया पिलाया नहीं जाता उसको हम अंडर नरिशमेंट कहते हैं, एंड इसी अंडर नरिशमेंट की वजह से फिर चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टालिटी, दीज आर द अपकमिंग रीजंस, ये आपको याद रखना है। एंड दीज आर द 4 इंडिकेटर्स जिनको मेजर किया जाता है in global hunger index, and this global hunger index is released by concern worldwide and वर्ल्ड हंगर हिल्फे। चलो मैं यहाँ पर ही अब ये सेशन क्लोज करूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा इस सेशन को खींचना नहीं चाहता, फिर आप बोर हो जाओगे। तो आप मुझे ज़रूर कहोगे क्या आपको इसी से मैं समझाऊं, या मैं बस क्वेश्चंस यहाँ पर लाया करूँगा एंड बस क्वेश्चंस का आंसर कहूँगा, एंड आप खुद से ये डिटेल जो मैंने लिखी है आप ये खुद से पढ़ोगे, या आप चाहते हो कि मैं आपको अच्छे से इसी तरह से समझाया करूँगा आपकी लेवल पर आकर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना, एंड जाने से पहले आपको ये सेशन ज़रूर लाइक करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। चलो मिलेंगे आपके साथ अब कल के सेशन में, करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।